ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे आयु के विषय में। आपकी कुंडली में आप कितना जीवन लेकर आए हैं यह लिखा होता है। उसे समझने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वह चीज़ आप देख सकते हैं। हालांकि बालक के आयु का निर्धारण करने के लिए ही कुंडली बनाई जाती है, किंतु बहुत से लोगों का कहना है कि 8 वर्षों तक या 12 वर्षों तक बालक की आयु नहीं देखनी चाहिए। किंतु हमारे ज्योतिषियों ने पूर्व काल में कौन सा बालक जिएगा नहीं जिएगा इसका निर्धारण करने के लिए ही बालकों का आयु निर्धारण करने का एक निश्चय किया था। एक आयु पार करने के बाद तो उतना यह महत्व नहीं रखता। मान लीजिए कि आप 20-25 अथवा 35 की आयु पार कर गए तो फिर उतना मायने नहीं रखता। ये चीज़ें आप जीवन देख चुके होते हैं। फिर भी एक बालक के लिए पूर्व काल में तो और भी इम्पोर्टेंट था, आज भी है। जैसे कि किसी को शासन करना है तो उसके लिए, लेकिन हाँ, हम सबको इसकी आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो शुरू करेंगे। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को जान लेना आवश्यक है कि राशियों का प्रकार होता है। चर राशि बहुत से लोग जानते ही हैं, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। ऐसे राशि का प्रभाव हमारे जीवन पे भी होता है। एक्चुअली जो चर राशियाँ हैं, चर राशि वाले सदा उनका दिमाग बहुत चलता है, एक जगह टिकते नहीं हैं कहीं। स्थिर राशि वाले जो होते हैं वह बहुत ही शालीनता से रहते हैं और भूमि तत्व की तरह और टिके रहते हैं। स्थिर बुद्धि होती है उनकी। द्विस्वभाव वाले सदा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये करें या ये वो करें, ऐसा कर लें वैसा कर लें। फिर भी द्विस्वभाव में भी गुरु की जो राशि आती है धनु राशि, वह धनु राशि वाले फिर भी एक तरह से थोड़ा सा स्थिर बुद्धि रखते हैं। तो ये कैसे देखते हैं हम? चार स्थिर द्विस्वभाव पहले बता दूं मैं, क्योंकि ये मायने रखता है आयु के विचार के लिए। चर राशि वह होती है जो कि कालपुरुष की कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली मतलब जो 1 नंबर से ही गिनती शुरू, यह भाव है आपका। ये भाव में एक एक नंबर जो लिखा है वह राशियां हैं। तो ये राशियां परिवर्तित होती रहती हैं कुंडली में, क्योंकि ये राशियां हैं। भाव वही के वही होते हैं। यह लग्न भाव, यह धन भाव, यह पराक्रम, यह सुख, यह शिक्षा, यह रोग, यह विवाह और यह आयु, यह भाग्य, यह कर्म, यह लाभ और यह व्यय। ये तो अधिकतर लोग जानते ही हैं इन भावों को क्या कहा जाता है। इन भावों में जो राशियां हैं, यह मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, यह कुंभ राशि और यह है मीन राशि। तो ये नंबर वाले राशियां हैं और ये भाव हैं। तो जो भी अंदर में कालपुरुष की कुंडली में जो 1 नंबर से शुरू हो रहा हो मेष राशि से, तो ये अंदर अंदर जो है लिखा हुआ, यह चर राशियां होती हैं। यह द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, यह द्विस्वभाव नहीं स्थिर है। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। इसी प्रकार से आप जान सकते हैं। बदल भी जाएगा तो वो बदलेंगे नहीं। यानी मेष राशि चर राशि है, वृषभ स्थिर राशि है और मिथुन द्विस्वभाव राशि है। कर्क चर राशि है, क्योंकि यह चारों तो चर राशि हैं अंदर वाले। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि ये चर राशि हैं। ये दूसरे नंबर के वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और आपका ये कुंभ राशि, ये स्थिर राशि हैं। और ये आपके 3, 6, 9, 12 यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव राशि हैं। तो ये आपका समझ में आ गया है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। इसमें बस इतना आपको याद रखना है, कौन सी राशि चर राशि है, कौन सी राशि द्विस्वभाव राशि, कौन सी स्थिर राशि। फिर क्या देखना है कि आपके पहले घर में क्या लिखा हुआ है,
पहले घर में कौन सा नंबर बना हुआ है और 8वें घर में कौन सा नंबर बना हुआ है। अब मेष लग्न की कुंडली में जो 1 नंबर से ही शुरू हो, इस तरह से इनमें दोनों में मंगल की ही राशियाँ बनी हुई हैं। वृश्चिक मंगल की राशि है, मेष मंगल की राशि है, तो इसके स्वामी एक ही ग्रह मंगल हुए। तो ये जहाँ भी बैठेंगे दोनों का कार्य करेंगे, अष्टमेश का और लग्नेश का, तो दोनों का कार्य करेंगे तो ठीक है। लेकिन यदि इसके अतिरिक्त दूसरे कोई ग्रह शुरू हो रहे हो यहाँ से, मान लीजिए कि 2 नंबर लिखा है यहाँ, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 1। तो यहाँ ऐसे बन जाएंगे अगर, तो ये राशियाँ परिवर्तित हो गई। तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हुए और धनु राशि के स्वामी गुरु हुए। अब ये दोनों अलग अलग ग्रह हो गए, तो अब इसमें निर्णय करने के लिए अलग हो जाएगा। तो सूत्र क्या है? पहला दीर्घायु बता दूं मैं। दीर्घायु योग बनाने के लिए लग्न के स्वामी, यानी 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि है मान लीजिए, कोई नंबर हो, यहाँ जो नंबर है उसके स्वामी, यहाँ वृषभ है 2 नंबर, तो शुक्र महाराज यहाँ वृषभ राशि के स्वामी हुए। शुक्र महाराज यदि चर राशि में बैठे, चर कौन कौन है? मंगल है, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। शुक्र महाराज यदि यहाँ बैठे हों कर्क में, शुक्र महाराज तुला में बैठ जाएं, शुक्र महाराज मकर में बैठ जाएं, शुक्र महाराज मेष में बैठ जाएं, इन चारों में से शुक्र महाराज कहीं एक बैठे हों, और गुरु महाराज भी इन्हीं चारों में से कहीं एक बैठ जाएं, ठीक है। या तो कर्क में बैठे हों, तुला में बैठे हों, मकर में बैठे हों अथवा मेष में बैठे हों। दोनों एक साथ नहीं बैठे, दोनों अलग अलग भी बैठ सकते हैं। यहाँ शुक्र हैं तो यहाँ गुरु हो गए, यहाँ गुरु हैं तो यहाँ शुक्र हो गए, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों का चर राशि में होना आवश्यक है। तो लग्नेश और अष्टमेश, लग्न भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी चर राशि में होंगे तो यह दीर्घायु योग बनता है, ठीक है, दीर्घायु योग बनता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि यही दोनों, मान लीजिए शुक्र और गुरु, ये दोनों यदि एक मान लीजिए स्थिर में बैठ जाए। अब स्थिर कौन है? शुक्र मान लीजिए यहीं बैठे हों, स्थिर स्वभाव की राशि है वृषभ राशि, मेष चर है, ये स्थिर है, ये द्विस्वभाव है, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव ऐसे है। तो वृषभ शुक्र अगर स्थिर राशि में बैठ जाए और गुरु द्विस्वभाव में बैठ जाए, यानी गुरु कहाँ बैठ जाए? अपने ही घर में बैठ जाए। मान लीजिए 9 नंबर धनु राशि स्थिर द्विस्वभाव है, तो एक स्थिर में बैठ जाए और एक द्विस्वभाव में बैठ जाए। वृषभ स्थिर स्वभाव, या तो शुक्र यहाँ बैठ जाए स्थिर में और गुरु यहाँ बैठ जाए मीन में, तो ये भी मीन राशि भी द्विस्वभाव है, और ये स्थिर, तो एक स्थिर में बैठे और एक द्विस्वभाव में, तो भी दीर्घायु योग बन जाता है। तो ये रहा आपका दीर्घायु योग। क्या होगा? लग्नेश और अष्टमेश यदि लग्न के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी दोनों चर राशि में बैठे हों तो दीर्घायु योग है, या लग्नेश और अष्टमेश एक चर राशि में बैठे, दूसरा द्विस्वभाव राशि में बैठे, तो भी दीर्घायु योग है। अब बात करेंगे दूसरे मध्यायु योग की। तो मध्यायु योग कैसे बनता है? मान लीजिए कि लग्न के स्वामी और अष्टमेश, लग्नेश और अष्टमेश यहाँ पर दोनों या तो एक चर में हो और एक स्थिर में हो, ठीक है। मान लीजिए कि लग्न के स्वामी, अब यहाँ तो दोनों के दोनों एक ही है, अलग नहीं हो सकते मेष लग्न में। मान लीजिए कि ये 2 नंबर ही से शुरू हो रहा है, उसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो शुक्र यहाँ पे लग्नेश है, तो शुक्र महाराज आपके मान लीजिए कि चर राशि में है, कर्क में बैठे हों, कर्क ये आपका चर राशि है, और धनु
गुरु महाराज अष्टमेश जो है वह कहाँ बैठ जाए, स्थिर राशि में बैठ जाए। स्थिर ये चर है तो ये स्थिर होगा। मान लीजिए गुरु वृश्चिक में बैठे हो स्थिर राशि में, तो एक आपका चर राशि में, एक आपका स्थिर राशि में बैठे, तो यह आपका मध्यायु योग बन गया। ठीक है, मध्यायु योग। दूसरा क्या है, किस तरह से बनेगा, या तो ये दोनों द्विस्वभाव राशि में बैठ जाए। ठीक है, शुक्र और गुरु दोनों द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव कौन है, मिथुन, ये द्विस्वभाव राशि। शुक्र मान लीजिए मिथुन बैठ जाए अथवा कन्या में बैठ जाए शुक्र। द्विस्वभाव धनु स्वयं है, मान लीजिए गुरु अपने ही राशि में बैठे हों अथवा दोनों में से किसी राशि में, धनु या मीन, दोनों ही द्विस्वभाव राशियाँ हैं। तो गुरु अपने यहाँ पे बैठे हैं किसी में, या गुरु आपके यहाँ ही बैठ जाए, साथ में बैठ से गुरु शुक्र मिथुन में ही बैठे हों, या गुरु शुक्र कन्या में ही बैठे हों, तो कुल मिला के दोनों द्विस्वभाव राशि में बैठ जाए तो मध्यायु योग बना देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अल्पायु योग की। मध्यायु योग समझ गए, या तो लग्नेश और अष्टमेश, लग्नेश और अष्टमेश, एक आपका चर राशि में बैठा हो और एक आपका द्विस्वभाव राशि में बैठा हो। एक कर्क में हो मान लीजिए, दूसरा कन्या में हो। एक मान लीजिए कि मिथुन में हो तो दूसरा मकर में हो, इस तरह से। तो एक चर में हो, एक स्थिर, एक चर और एक स्थिर में, द्विस्वभाव नहीं, एक चर में और एक स्थिर में, द्विस्वभाव में, दोनों द्विस्वभाव में हो। मतलब कि अष्टमेश और लग्नेश दोनों द्विस्वभाव में हो, द्विस्वभाव में, तो मध्यायु योग बनेगा। या तो अष्टमेश और लग्नेश एक आपका चर में और एक आपका स्थिर में हो। ठीक है, तो ये योग है मध्यायु का। अब बात करेंगे अल्पायु योग की। अल्पायु योग के लिए क्या है, अब इसमें लग्नेश आपका, मान लीजिए कि यहाँ जो भी नंबर लिखा हो, 2 नंबर है, शुक्र आपके लगने से मान लीजिए, तो वह आपके चर में हो और दूसरा आपका द्विस्वभाव में हो। ये आपके चर में है, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठ जाए, सॉरी 2 नंबर शुरू होगा तो यहाँ 5 नंबर होगा, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो शुक्र महाराज लग्नेश आपके चर में, मान लीजिए कि यहाँ पे उच्च के हुए बैठे हैं 12th में, उच्च के नहीं लेकिन मेष राशि में बैठे हैं, चर स्वभाव में, चर राशि में शुक्र लग्नेश चर राशि में, और अष्टमेश गुरु जो है वह या तो अपने ही राशि में हो अथवा द्विस्वभाव यहाँ पे कहीं भी बैठे हो, द्विस्वभाव राशि में, एक चर में हो और एक द्विस्वभाव राशि में हो। लग्नेश चर में हो, अष्टमेश द्विस्वभाव में हो, या अष्टमेश चर में हो, लग्नेश द्विस्वभाव में, तो यह आपका अल्पायु योग बन जाता है, अल्पायु योग। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है या तो दोनों ही स्थिर राशि में हो, यानी कि जो लग्नेश है वह मान लीजिए कि शुक्र यहाँ बैठे हों स्थिर राशि में और गुरु जो है यहाँ बैठे हों स्थिर राशि में। ये आपका स्थिर राशि है सिंह राशि, ये आपका वृश्चिक भी स्थिर राशि है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही स्थिर राशियों में बैठे हों तो भी अल्पायु योग बन जाते हैं। तो ये चीज़ें सूत्र हैं आपके, यह कुछ सूत्र हैं, और भी बहुत सारे सूत्र हैं आयु देखने के, उन सब को मिला के ही आप निर्णय कर सकते हैं। अगले वीडियो में बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि और क्या है नियम, उन 3 नियमों को मिला के जब आयु अच्छी आए तो समझिए कि अच्छी आयु है। तब तक के लिए मैं निवेदन करूंगा लाइक सब्सक्राइब की। नमस्कार।